ऑल राइट। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी टॉपिक का नाम लिखो। कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी रेयर क्वेश्चन कैटेगरी है। इसमें फर्स्ट हेडिंग आएगा आपका डिफिनेशन पार्ट। सेकेंड आएगा कोर्स। थर्ड इज रिलेशंस। एंड फोर्थ ब्रांचेस। एंड फिफ्थ इज क्लिनिकल एनाटॉमी। तो ऐसे हेडिंग पहले लिख लो आप। अब ये रेयर क्वेश्चन है तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग। जस्ट आपको एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाट इज राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वेयर इज इट, एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। ऐसे हम देखेंगे। अगर उसके ऊपर शॉर्ट थोड़ा आता है तो फिर आप लिख सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी एंड इट बिगिंस एट द नेक behind the right sternoclavicular joint. And left common carotid artery is a branch of arch of aorta and it begins in thorax in front of the trachea, opposite and little left to the center of manubrium, and it ascends to the back of left sternoclavicular joint and enters into the neck. So there is a slight difference between the origin of right common carotid artery and left common carotid artery. इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अच्छा, उसके पहले आप क्या करो कि आपका जो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट है ना दोनों साइड से, तो स्टर्नो क्लेविकुलर जो स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल है वहां पे फिंगर रख के देखो। ठीक है, सपोज यहाँ पे जो लोअर एंड ऑफ स्टर्नोमेस्टोइड आ रहा है, ठीक है ना, वहां पे अगर फिंगर रखेंगे ना हम लोग और वहां से अगर एक लाइन खींचेंगे तो ये है आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये देखो। तो मान लो कि यहाँ से ऊपर जा रही है दोनों आर्टरीज मिड लाइन से थोड़ा हटके, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और लगभग यहाँ तक जाती है। ये जो मेरा दिख रहा है आपको थायराइड कार्टिलेज है ये, और इसका हाफ ऑफ द थायराइड कार्टिलेज तक जाती है। दिख रहा है आपको दोनों साइड से। एक सिंपल सिंपल आउटलाइन मैंने आपको दिखाई कि राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कैसे जाएगी, और थोड़ा सा ऊपर, और फिर यहाँ से बाइफर्केशन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसका भी थोड़ा सा ऊपर, और फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये एक फिक्स आप समझ लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टरीज ऑफ नेक है। यस, आया समझ में। फ्रॉम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट टू द अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। इसको हमने देखा था कैरोटिड ट्रायंगल में, और यहाँ पे इसके पल्सेशंस भी देखे थे हमने। आपको याद होगा कैरोटिड ट्रायंगल के कंटेंट्स में कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये सब हमने देखा था। अभी भी आप यहाँ पे फिंगर रखोगे तो आपको पल्सेशन मिलेगा कॉमन कैरोटिड आर्टरी का। तो वो एक चीज समझ लो। हाँ, दूसरा और एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क मैं आपको दूंगा। यहाँ पे आपका मैनुब्रियम स्टर्नम है ना, तो मैनुब्रियम स्टर्नम के ऊपर ऐसे दो फिंगर रखो। ठीक है, ठीक उसके पीछे आर्च ऑफ अवॉर्टा है। तो आर्च ऑफ अवॉर्टा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे फॉर्म होता है। उसके पहले आपको है ना लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको पता है कि ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम कम्स टू द
लेफ्ट वेंट्रिकल, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां पे। और लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके निकलता है एसेंडिंग अयोर्टा, ये पता होगा आपको, एसेंडिंग अयोर्टा। और एसेंडिंग अयोर्टा से आगे आर्च ऑफ अयोर्टा। आया समझ में? एक बाकी आप बोलेंगे सर यहाँ पे, तो इट गोज बिहाइंड द हार्ट, हार्ट के पीछे से नीचे जाता है, डिसेंडिंग अयोर्टा बनता है। और डिसेंडिंग अयोर्टा का एब्डोमिनल अयोर्टा बनता है, यहाँ पे डायाफ्राम है नीचे, डायाफ्राम को पियर्स करता है, और मेन पाइप है। तो ये जो आर्च ऑफ अयोर्टा है, इसके तीन मेन ब्रांचेस होते हैं। दिस इज अ राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, देन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। तो अब इसमें क्या है ना कि ये है ब्रैकियोसेफेलिक, ब्रैकियोसेफेलिक, और ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सब क्लेवियन। अब इसका नाम उन्होंने रखा ब्रैकियोसेफेलिक, मतलब एक जाएगी ब्रैकियम की तरफ, आर्म की तरफ, एंड दैट इज अ राइट सब क्लेवियन। और एक जाएगी ऊपर, दैट इज अ राइट कॉमन कैरोटिड, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड राइट सब क्लेवियन। तो ये एक मेन मेन डायग्राम आप ड्रॉ कर लो, एक बेसिक डायग्राम है कि जो बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हुआ, राइट साइड में, राइट साइड में राइट सबक्लेविन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, एंड लेफ्ट साइड में लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ aorta। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ aorta। और देखो सुंदरता, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज आल्सो ब्रांच ऑफ ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ही सबक्लेविन आर्टरी आगे चल के बन रही है एक्सिलरी आर्टरी। दिस इज द राइट एक्सिलरी आर्टरी। और इधर से लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी को अगर हम नीचे लेके जाए, तो दिस विल बी द लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी इज अ कंटिन्यूशन ऑफ सबक्लेविन आर्टरी। थैंक यू, थैंक यू। तो ये एक बेसिक डायग्राम है, कभी भी पेपर में आप थोड़ा अच्छे अच्छे डायग्राम दिखाओगे तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। तो 10 सेकंड का पॉज लेता हूँ, इसमें आपको क्या क्या डिफिकल्टी है मुझे बताइए, कौन सी आर्टरी कहाँ से आई, ये प्लीज समझ लो। नहीं, नहीं समझा तो मुझे बताओ। समझे क्या सबको? राइट, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, इतना सा ही डिफरेंस है। बाकी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ aorta। बाकी जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं ना, तो दोनों का सेम है, ये एक समझ लो, कोई चेंज नहीं है, ऐसा मन में नहीं रखना कि यार दोनों अलग अलग है। ऊपर जाने का जो रास्ता है, सपोज राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ऊपर जाएगी, तो
इट इज बिहाइंड द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ऊपर जाएगी, तो इट इज ऑल्सो बिहाइंड द लेफ्ट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये फिक्स रहेगा। दोनों भी बिल्कुल पैरेलल ऐसे ऊपर 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 जाएगी, सेम कैरोटिड ट्रायंगल तक, अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज तक जाएगी, सेम। वहां पे दोनों का भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगा, सेम। कोई टेंशन नहीं। और डायग्राम, फिर इनका डायग्राम ये है। ये देखो, यहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन carotid artery is a branch of brachycephalic artery, and left common carotid artery arises from arch of aorta. Right subclavian artery is a branch of brachycephalic artery, and left subclavian artery is again the branch of arch of aorta. तो बाद में भी ये स्टडी कर लेना। दूसरा, कोर्स इन द नेक, बोथ artery having similar course, and each artery runs upwards within the carotid sheath अंडर कवर ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोमेस्टोइड। इस स्टर्नोमेस्टोइड को ना एंटीरियरली एंटीरियरली प्लेस करते हुए ऊपर जाओ, प्रेस करते हुए, यहाँ पे ऐसे प्रेस करते हुए ऊपर जाएंगे आप। एंड इट लाइज इन फ्रंट ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लोअर फोर सर्वाइकल वर्टेब्रा। मतलब उसका लेवल बताया है कि लोअर फोर मतलब C7, C6, C5 एंड C4। तो एक जैसे स्केल होता है आपका, काउंट करने के लिए मैथ्स में आप स्केल यूज करते हो ना, वैसा स्केल बताया उसने। ऐसा मत समझो कि इट इज अटैच विद दैट वर्टेब्रा, ऐसा नहीं है। जस्ट एक लेवल बताया कि भाई कहाँ तक जाएगी, तो C4 तक जाएगी, लोअर लोअर फोर। द आर्टरी एंड्स एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। अपने थायराइड कार्टिलेज को टच करके देखो, बाय डिवाइडिंग इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। देखो सर ने जैसे बताया वैसे, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। बस शॉर्ट नोट में इतना भी लिखा आपने तो चल जाएगा, बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिलेशंस का कोई काम नहीं है आपको, सिर्फ कैरोटिड शीथ में इतना रिलेशन हम लिखेंगे। ये रिलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। विद इन द कैरोटिड शीथ सपोज, अब ये मेरा लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड को मैं, अब मेरी तरफ से आप ऐसा देख रहे हो, ये मेरे तीन फिंगर आपको दिख रहे हैं अगर ध्यान दो। अब मैं ऐसा बैठा हूँ, आपकी तरफ फेस है मेरा, और ये मेरे तीन फिंगर है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो इसमें समझ लेना कि ये जो मीडियली है ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, और लैटरली इंटरनल जुगुलर वेन है, और जो थोड़ा पीछे नजर आ रहा है वो वेगस नर्व है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है अपने नेक रीजन में। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। इसको मैं बोलता हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व। तीनों भी वीआईपी स्ट्रक्चर्स इन नेक में इस तरह से चलते हैं। इनको एक शीथ भी होता है जिसको कैरोटिड शीथ हम लोग बोलते हैं। तो तीन चीजें एक शीथ में हैं, और इसको हमेशा ऐसे याद रखो। मतलब पीछे से आप देख रहे हो तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा, जो उस डायग्राम में जिस तरह से दिखाया गया। तो मेरे मीडियली यहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी आएगी, लैटरली इंटरनल जुगुलर वेन, और थोड़ा डीप, बट इन द मिडल, ये मिडल इसके लिए मिडल फिंगर पकड़ा, दैट इज वेगस नर्व, थोड़ा दोनों से पीछे है। आई होप यू गॉट द मैसेज। मैं आपको दिखाता हूँ।
देखो, इसको ऐसे पेन की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सपोज ये वेन है, बड़ी वेन बड़ी दिखाते हैं, ऊपर से नीचे आ रही है, इंटरनल जुगुलर वेन है। और ये तो बिल्कुल स्कल से बाहर आ रही है, तो C1 C2 C3 C4 C5 C6, ये लंबा इंटरनल जुगुलर वेन रहेगा। लेकिन मीडियली जो आर्टरी ऊपर जा रही है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो वो ऐसी है, यहाँ तक ही है। इसके बाद में इसके ऊपर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रहेगा, उसका ब्रांच। और इन दोनों के पीछे मैं पकड़ रहा हूँ यहाँ पे, ऊपर से नीचे आने वाला, ये ऐसा दिखाया, ऊपर से नीचे आने वाला वेगस नर्व। ये देखो, ये तीन चीजें आपको दिख रही है, पीछे छुपा हुआ है वेगस नर्व, इन बिटवीन है, लेकिन दोनों के पीछे है। यस, थैंक यू समीर, थैंक यू। तो ये मेरी साइड से आप देख रहे हो मीडियली कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो कि ऊपर जाते हुए दिख रही है यहाँ पे ऐसे, पॉइंट उसका दिखाया मैंने। और ये इंटरल जुगुलर वेन ऊपर से नीचे आ रहा है, वेगस नर्व भी ऊपर से नीचे आ रहा है, और ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी ऐसे ऊपर जा रही है। तो सामने से देखने वाले को कॉमन कैरोटिड आर्टरी दिख रही है, इंटरल जुगुलर वेन भी दिख रहा है। और ये देखो, ये बीच में पहले बीच छुपा के रखा है मैंने, वेगस नर्व, ये भी पूरा ऊपर से नीचे तक आ रहा है। ध्यान से देखो इसको। और खास बात क्या है कि इनके लिए ना स्पेशल शीट बना हुआ है, वो शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये तीनों को मैंने एक शीट में डाल दिया है। ब्यूटीफुल शीट, कैरोटिड शीट आपको दिख रहा है। थैंक यू अनुजा, थैंक यू समी। ये बिल्कुल हमेशा एक शीट में ऐसा एनक्लोज रहते हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व है, वेगस नर्व। ये पीछे वेगस नर्व आपको दिख रही होगी, दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको शीट के बाहर निकलता हूँ अभी। बस ये है कि ये दोनों पूरा कंप्लीट डिस्टेंस है, स्कल से लेके तो C7 तक पूरा डिस्टेंस है इनका। और कॉमन कैरोटिड आर्टरी सिर्फ C4 तक है। उसके ऊपर जाने के लिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी उसके साथ में चलेगी। इसका डायग्राम मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये कैसा रहेगा डायग्राम। ये देखो, अभी ब्यूटीफुल डायग्राम, अभी आपको समझ में आएगा ये। लेफ्ट साइड का ही तीन फिंगर आप पकड़ के देखो, तो पूरा ऊपर से नीचे तक इंटरनल जुगुलर वेन है, वेगस नर्व है। लेकिन कॉमन कैरोटिड आर्टरी हाफ हाफ डिस्टेंस तक है नीचे से, और उसके ऊपर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। तो वो भी शीथ के अंदर है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी बोलती है कि अब मैं तो यहाँ पे खत्म हो जाऊंगी, आप क्या करो, मेरी जो बड़ी बेटी है, ये बड़ी बेटी होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये बड़ी बेटी है। और वो इंटरनल मतलब स्कल के अंदर जा रही है, और ब्रेन को सप्लाई करती है, मेनली सेरेब्रम को सप्लाई करती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। तो वो क्या बोलती है कि मेरी बड़ी बेटी ऊपर जा रही है, तो उसके उसको उसको भी अपने शीथ में ले लो। तो ये शीथ देखो, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को भी दिख रहा है, और इंटरनल जुगुलार वेन को भी दिख रहा है, और वेगस नर्व को भी दिख रहा है, सुंदर। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहाँ से ऊपर हो जाती है। अब ये जो पॉइंट है बायफर्केशन, वो मैंने दिखाया यहाँ पे। फिर 10 सेकंड देता हूँ, इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? ये कट सेक्शन डायग्राम भी देखो, और वर्टिकल डायग्राम भी देखो, उसको कैसा लिया गया, उसको अंडरस्टैंडिंग करो, और कुछ रहा तो मुझे बताओ। चलो आगे चलते हैं। बायफर्केशन हुआ, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आई, और ब्रांचेस में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, बस। अप्लाइड एनाटॉमी में कॉमन कैरोटिड आर्टरी कैन बी compressed against the carotid tubercle, that is the anterior tubercle,
of transverse process of vertebra C6, and patency of carotid system can be investigated by angiography. एंजियोग्राफी का नाम आपने सुना होगा हार्ट डिसीज में। वेन एवर देर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन, हार्ट अटैक, ऑब्स्ट्रक्शन टू द कार्डियक आर्टरीज, तो बोलते हैं कि पेशेंट का एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी दिस थ्री आर्टरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए एंजियोग्राफी करके वो एक डाई इंजेक्ट करके पता करते हैं कि अ, कहीं पर ब्लॉकेज तो नहीं है आर्टरी में। पेटेंसी का मतलब होता है इफ इट इज पेटेंट मीन्स इट इज नॉट ब्लॉक, एकदम वो अंदर से खुली है, उसमें कोई भी ब्लॉक नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ पेटेंट। और अगर ब्लॉकेज रहा तो इट इज इम्पेटेंट, ऐसा रहेगा। और दूसरा क्या है कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी कैन बी कॉम्प्रेस्ड अगेंस्ट द कैरोटिड ट्यूबरकल विच इज द एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टेब्रा C6। तो इसको भी देख लेते हैं। क्या होता है कि जो वर्टिबल कॉलम है, तो मान लेते हैं कि C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस ऐसा मान लेते हैं उनका वर्टिब्रा का। तो दिस इज C7, दिस इज C6। तो C6 जो है, C6 के आगे ना यहाँ पे एक ट्यूबरकल होता है। तो यहाँ से जब आर्टरी पास होती है, आर्टरी का जो आपका लेवल है दैट इज C5 एंड C4 तक है। तो यहाँ तक मैं ऐसे आर्टरी को दिखा रहा हूँ। सपोज आप ऐसे इमेजिन करो कि दोनों साइड से उसके पीछे ट्रांसवर्स प्रोसेस है अप टू द लेवल ऑफ C4। तो उसमें से जो C6 है ना, उसके उसका जो ट्यूबरकल है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो वो बोलते हैं कि सामने से अगर आप कॉम्प्रेस करो तो पीछे से उसको एक हार्ड स्ट्रक्चर मिल गया ट्यूबरकल का। इसके लिए आर्टरी कैन बी कॉम्प्रेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ट्यूबरकल ऑफ C6। इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। तो ये हुआ आपका कॉमन कैरोटिड आर्टरी। सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड, दिस इज a large salivary gland situated in the anterior part of digastric triangle। डायगेस्टिक ट्रायंगल के टाइम में भी हम लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया था। इट इज अ जे शेप ग्लैंड एंड इट्स पार्ट इट इज डिवाइडेड इनटू सुपरफिशियल पार्ट एंड डीप पार्ट बाय द माइलोहाइड मसल। तो सब हेडिंग लिखो, पहले हेडिंग लिखो सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, फर्स्ट पार्ट इज definition, location, then shape, then parts, then relations।
अप्लाइड इम्पोर्टेंस, ऐसे सब हेडिंग की लिस्ट बना लेनी है पहले, और फिर एक एक सब हेडिंग को टिक कर देना है, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज इट, वेयर इज इट, हाउ इज इट। The submandibular salivary gland is an salivary gland which secretes saliva, and it is located or situated in the digestive triangle, anterior part of digestive triangle, and the shape, it is a J-shaped gland, ऐसा J shape होता है उसका, and its parts are superficial part and deep part, and these parts are actually formed by mylohyoid muscle, because जो पार्ट माइलोहेड के सुपरफिशियल होता है दैट इज सुपरफिशियल पार्ट, और जो पार्ट माइलोहेड के डीप होता है दैट इज अ डीप पार्ट। सिंपल। माइलोहेड मसल को आपने सपोज यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो। सपोज ये पर्सन सामने की तरफ देख रहा है और ये उसका स्किन का पार्ट है, तो जे शेप में ग्लैंड जो है वो ऐसे आएगी, और बीच में माइलोहाइड मसल रहेगी ऐसे, दिस इज माइलोहाइड मसल, और ग्लैंड ऐसा हुआ, ये सुपरफिशियल पार्ट हो गया, और फिर ये डीप पार्ट हो गया ऐसे। इसको थोड़ा छोटा करो तो जे शेप लगेगा ऐसे करो। तो ऐसा जे फॉर्म हुआ है। और फिर यहाँ पे हाइयोग्लॉसस मसल है, दिस इज माइलोहाइड and this is hyoglossus, and this part is the superficial part and this part is the deep part। सिंपल डायग्राम देख लो अच्छी तरह से, इसमें कोई डिफिकल्टी रही तो मुझे बताओ। जे शेप कैसा है? हम्म। यहाँ पे अपने यहाँ पे आप हाथ लगाओगे सेंटर पॉइंट से बिल्कुल बाजू में, मैंडिबल का बेस ऑफ मैंडिबल है, उसके अंदर आप तीन फिंगर से अंदर ऐसा प्रेस करो, तो वहां पे आप सब मैंडिबुलर ग्लैंड को प्रेस कर रहे हो, दैट इज अ सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। जो मैंडिबल है ना, मैंडिबल के पास आप ऐसा प्रेस कर रहे हो, तो सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अनुजा, शिवाजी, प्रेरणा, आपको समझा कि ये डायग्राम का पोजीशन कैसा है? इसका फेस इधर है, और माइलोहेड मसल है, part superficial to the mylohyoid is a superficial part of gland, and part deep to the mylohyoid is a deep part of gland। yes, thank you शिवाजी। तो रिलेशन में भी यही लिखेंगे, सुपरफिशियल पार्ट का रिलेशन में इट इज प्रेजेंट बिटवीन द मैंडिबल एंड माइलोहेड मसल, एंड deep part is present superficial to the hyoglossus and deep to the mylohyoid। yes अनुजा, thank you। superficial part and deep part of the gland, अगर वो समझ गया हो तो उसको टिक कर दो, डेफिनेशन को टिक कर दो, लोकेशन को टिक कर दो, शेप को टिक कर दो, पार्ट्स टिक कर दो। ये देखो यहाँ पे यही डायग्राम हमने दिखाया है, इसको अच्छे से कर लेना आप। रिलेशंस की कोई लिखने की जरूरत नहीं वहां पे। नाउ सब मैंडिबुलर डक्ट, अब हमको पता होता है कि फॉर एवरी ग्लैंड टू कैरी इट्स सिक्रीशन इट नीड्स अ डक्ट, उसके लिए डक्ट की जरूरत होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं होती जरूरत, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड जितने भी हैं
अगर वो ग्लैंड है तो फिर डक्ट है। ये पता है ना आपको। एंडोक्राइन में नहीं ऐसा होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं, जरूर नहीं पड़ती। तो submandibular duct, it runs forwards on hyoglossus between the lingual and hypoglossal nerve, and it opens on the floor of mouth on the summit of sublingual papilla at the side of frenulum of the tongue. तो अंदर से जाके ये जो आपका टंग है, उसका जो मिड लाइन जो अटैच है नीचे पार्टीशन जैसा, दैट इज अ फ्रेनुलम। फ्रेनुलम के ऑन ईच साइड उसकी डक्ट ओपन होती है टंग के नीचे। और उसका रीजन भी है कि इट इज अ सलाइवा, इट इज सलाइवरी ग्लैंड। तो उसको आना तो यहीं पे है, टंग के इंफीरियरली ऑन ईच साइड। जो देखो आपने टंग में बीच में ऐसा पार्टीशन दिख रहा है क्या, दैट इज अटैच पार्ट, और वो है फ्रेनुलम, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेनुलम। और उसके ऑन ईच साइड देयर इज ओपनिंग ऑफ डक्ट। बस इतना ही लिखो आप वहां पे। ये देखो यहाँ पे आपने देखा है, ये बीच में फ्रेनुलम दिखाया है, एंड ऑरिफाइस ऑफ सबमैंडिबुलर डक्ट। अप्लाइड इंपॉर्टेंस में एक्सीजन, एक्सीजन मीन्स if there is any disease to the gland, that surgeon will remove the gland. So that is called as excision of the gland for calculus or tumor, and that is done by an incision below the angle of jaw। ये एंगल के नीचे से हल्का सा इंसिजन लेके और फिर वो यहाँ से पहुंचते हैं ग्लैंड तक। बिकॉज इंसिजन कहाँ से लेना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गलत इंसिजन आप लेंगे तो इंपॉर्टेंट नर्व या इंपॉर्टेंट आर्टरी रप्चर नहीं होने चाहिए। तो याद रखें कि एक्सीजन करते समय ग्लैंड को ओपन करना है, या ग्लैंड में कैल्कुलाई हो गया है, स्टोन हो गया है, कुछ हो गया है, उसके लिए सर्जरी करनी है, उसके लिए इंसिजन लेना है। तब आप क्या करोगे, यहाँ से बिलो द एंगल ऑफ मैंडिबल, एंगल को हाथ लगा के देखो यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका थायराइड ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड साइड्स ऑफ द नेक। अब क्या करो आप स्टर्नम से ऊपर चले जाओ, मैन्युब्रम स्टर्नम से ऊपर चले जाओ। वहां पे ना ट्रैकिया लगेगा आपको, लग रहा है ट्रैकिया लगेगा। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है और साइड में भी है, मतलब सेंटर में देर इज अ इस्थमस ऑफ द ग्लैंड, और साइड में लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो एच शेप ग्लैंड है, लगभग एच शेप है ग्लैंड का। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी को हटा देते हैं यहाँ से। अपने बॉडी को ही मैंने व्हाइट बोर्ड बना लिया है आपके लिए। अब ये थायराइड कार्टिलेज है, देखो ये देखो मैं swallow कर रहा हूँ तो नीचे ऊपर जाते हुए हार्ट, हार्ट पोर्शन आपको सामने दिखता है, दिस इज थायराइड कार्टिलेज। दिख रहा है, ये देखो ये दिस इज थायराइड कार्टिलेज। ये मिड लाइन है यहाँ पे। और फर्स्ट ट्रैकियल रिंग छोड़ देते हैं, सेकंड, सेकंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग के आगे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है। यहाँ पे ऐसा इस्थमस है, और ऐसा ऊपर तक लोब जाता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। अब कॉमन कैरोटिड आर्टरी सर आप बोलेंगे वो डीप है, यहाँ पे अंदर है। ये देखो लगभग एच शेप ग्लैंड है,
और बीच में जोड़ने वाला जो पार्ट है दैट इज isthmus, और साइड में जो दो है दैट इज दे आर द लोब्स। दैट अपर पार्ट ऑफ द लोब, that is up to the half of the thyroid cartilage, and lower part of the lobe, that is up to the fourth or fifth tracheal ring। यहाँ पे प्रेस करोगे तो ट्रैकियल रिंग लगेगी, दोनों साइड से प्रेस करोगे तो आप ट्रैकिया को प्रेस कर रहे हो, ट्रैकियल रिंग को प्रेस कर रहे हो आप। देख लो आप। 10 सेकंड देता हूँ, देखो प्रेस करके आपके वहां पे भी वैसा मिल रहा है क्या, क्योंकि मेरा मेथड है कि वो स्टूडेंट के ओन बॉडी के ऊपर मैं उसको ज्यादा फील कराता हूँ, कि आप वहां पे फील करें, थायराइड कार्टिलेज के थोड़ा नीचे आए, और ट्रैकिया के सेकेंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग के पास आए तो इस्तमस मिलेगा, और फिर साइड में चले जाए, और फोर्थ और फिफ्थ ट्रैकियल रिंग तक चले गए तो लोअर पार्ट ऑफ द लोब है, और अपर पार्ट ऑफ द लोब अप टू द हाफ ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, ऐसा है। समझा सबको? अगर समझा तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस सामी, थैंक यू। मिड लाइन में इस्थमस हमने देखा, और लैटरली लोब्स, यस शिवाजी थैंक यू। वैष्णवी थैंक यू। प्रेरणा थैंक यू। ऑल राइट। तो अंडरस्टैंडिंग अगर हो गया तो डेफिनेशन पार्ट, डेफिनेशन सब हेडिंग लिखो, उसको टिक कर दो। द थायराइड ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ फ्रंट, मतलब नेक का लोअर पार्ट और फ्रंट यहाँ पे आ गए हम लोग, एंड साइड्स ऑफ द नेक। तो ऐसा दिखता है। जैसे आप डेफिनेशन लिखो, आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, देखो ये सुंदर डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है। ऊपर मैंने आपको थायराइड कार्टिलेज दिखाया था, तो सीक्वेंस में ऐसा ही है, थायराइड कार्टिलेज यहाँ पे है, उसके नीचे फर्स्ट ट्रैकियल रिंग, सेकंड ट्रैकियल रिंग, थर्ड ट्रैकियल रिंग, देन फोर्थ और फिर फोर्थ ट्रैकियल रिंग यहाँ पे दिखाया। तो इन सम पर्सन इट इज अप टू द फोर्थ ट्रैकियल रिंग, इन सम पर्सन इट इज अप टू द फिफ्थ ट्रैकियल रिंग। अपर पार्ट को अपेक्स बोला गया, अपेक्स ऑफ द लोब, और लोअर पार्ट को बेस ऑफ द लोब बोला गया। The lobe has apex and base because, according to its shape. तो टू लैटरल लोब्स आर देयर। ये जो मिड लाइन उन्होंने दिखाया ना, ये नहीं दिखाना चाहिए था, पिरामिडल लोब, बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द पॉपुलेशन और ऑल पीपल, सबके अंदर नहीं है वो, इट इज रेयरली प्रेजेंट। तो एच शेप है, यहाँ से उसको बंद कर देना चाहिए, बीच में का पार्ट इस्तमस है, और ठीक इस्तमस के पोस्टीरियरली सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग आ रहा है। दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे नाम भी दिया होगा, फर्स्ट ट्रैकियल रिंग, ये ऊपर का जो ओपन दिख रहा है दैट इज फर्स्ट ट्रैकियल रिंग, फिर सेकंड थर्ड बिहाइंड द इस्तमस है, और फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रैकियल रिंग नीचे है, फ्री है। लेकिन लोब जो है वो नीचे आ रहा है, लोब का जो बेस है वो नीचे आ रहा है। फिर 10 सेकंड देता हूँ, अच्छे से देखो, अच्छे से समझो इसको। व्हाट इज थायराइड ग्लैंड, वेयर इज इट, व्हाट इज इट्स रिलेशन विद द ट्रैकिया। ऑल राइट। नेक्स्ट हेडिंग इज फंक्शन, फंक्शन हेडिंग लिखो। अब फिजियोलॉजिकली हमको पता होता है कि थायराइड हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और थायराइड ग्लैंड को आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है दैट दैट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज बीएमआर,
एंड इट स्टिमुलेट्स द सोमैटिक एंड साइकिक ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसकी फिजिकल ग्रोथ को हम सोमैटिक ग्रोथ बोलते हैं। सोमैटिक मीन्स बॉडी, और साइकिक ग्रोथ, तो इसके लिए थायराइड हार्मोन नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो पर्सन की ग्रोथ ठीक से नहीं होगी, फिजिकली भी और मेंटली भी। प्लस इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। Structure: thyroid gland consists of right and left lobe. They are joined together by isthmus. And third pyramidal lobe may project upwards from the isthmus. That may ऐसा लिखा है, तो it is not compulsorily present. Anatomically क्या होता है? एक isthmus होता है, दो lobes होते हैं। तो अभी तक के सब हेडिंग को आप टिक कर दो मेरे साथ। डेफिनेशन को देखो, समझो और टिक कर दो। फंक्शंस को देखो और टिक कर दो। स्ट्रक्चर को देखो, समझो और टिक कर दो। और डिफिकल्टी रहे तो मैं तो हूं ही सामने बैठा हुआ। चले आगे। टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस यस। यस, थैंक यू थैंक यू। क्या है ना, पढ़ते समय ना एक एक सब रीडिंग करते जाना चाहिए। तो टीचर ने भी वैसे ही पढ़ाना चाहिए कि सामने वाले को ज्यादा प्रेशर ना आए और वो एक एक सब रीडिंग करते हुए जाए। अच्छा लगता है। ये मेथड मेरा कैसा लगता है आपको ना, पढ़ाने का कितना कितना रेटिंग करेंगे आप वैसे? जस्ट मन में आया, आउट ऑफ 10 कितना रेटिंग करेंगे आप मेरे को? हेलो। नहीं नहीं, 10 on 10 नहीं। ये तो आप अभी मेरे सामने बोल रहे हो। थैंक यू थैंक यू। अब आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर समझ गया कैसा है, मतलब ये मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिचुएशन एंड एक्सटेंट। सब हेडिंग लिखो, सिचुएशन एंड एक्सटेंट। इट लाइज अगेंस्ट द वर्टिब्रा C5, C6, C7 and T1 with upper part of trachea, and each lobe extends from मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज टू द फोर्थ और फिफ्थ ट्रैकियल रिंग। और मतलब मैंने बोला ना, कुछ लोगों में फोर्थ तक आएगा नीचे, कुछ लोगों में फिफ्थ तक आएगा। और जनरली ऐसा बोलते हैं कि जो 6 रिंग्स होते हैं वो यहाँ पे ऊपर है, मैन्युब्रियम के ऊपर है। अगर आप नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में बैठे हो तो यहाँ तक आपका 6 रिंग आएगा, ऐसा ऐसा बोलते हैं। और अगर आपने नेक को ऐसे एक्सटेंड कर दिया तो नीचे के एक दो रिंग्स और ऊपर आ जाते हैं, 7 8 ऐसा ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे हाथ रख के देखो, और फिर अपने चीन को नीचे लेके आओ, तो वो रिंग्स भी अंदर जाते हैं बिहाइंड द स्टर्नम, बिहाइंड द मैनिब्रियम स्टर्नम। तो लोब जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा, इट एक्सटेंड फ्रॉम द मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज। ये ऊपर का पॉइंट पे हाथ रखो, तो वहां पे मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज है, और नीचे आप आते हो तो लगभग फोर्थ ट्रैकियल रिंग होता है या फिफ्थ ट्रैकियल रिंग होता है। और बीच में जो इस्टमस मैंने दिखाया है, तो वहां पे प्रेस करके देखो सेंटर में, जहाँ पे वहां पे सेकंड और थर्ड, सेकंड एंड थर्ड दोनों भी ट्रैकियल रिंग्स होती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क याद रखो रिलेशन लिखते समय, कि इस्तमस के पोस्टीरियरली देयर इज अ सेकंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग। और जो लोब होता है आपका, लोब का जो अपेक्स है, ऊपर का जो पॉइंट है उसका, दैट इज अप टू द मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज।
ऐसा आप लिखोगे, और जो बेस है उसका जो नीचे का जो पार्ट है, दैट इज अप टू द फोर्थ टैकल रिंग और फिफ्थ टैकल रिंग। अगर ये अंडरस्टैंडिंग हुआ है। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम का जो है, तो ये लोब यहाँ से जो पीछे गया है ना, उसकी बात कर रहे हो। यहाँ पे प्रेस करोगे तो भाई उसका जो अपर पार्ट है ग्लैंड का, वो कहाँ तक आएगा, तो C5 तक आएगा। उसके नीचे C6, फिर C7 एंड T1। ऐसे ये लोब नीचे तक ऐसा फैलते हुए जाता है। और यहाँ पे अगर आपने एक फिंगर रखा और पीछे एक फिंगर रखा, तो वो लोब की बात कर रहा है, उसकी लेंथ काउंट कर रहा है, जो कि डायग्राम में दिखता है आपको। ये देखो, यहाँ पे C5, C6, C7 एंड T1। तो लगभग वो स्केल बता रहा है आपको, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ग्लैंड जाके वर्टिब्रा को टच करेगी, बट जस्ट वो पीछे का स्केल बता रहा है कि भाई लेवल क्या है। जैसे अभी अभी हमने कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बारे में देखा था कि इट रन्स अपवर्ड्स एंड इट क्रॉसेस लोअर फोर सर्वाइकल वर्टिब्रा, ऐसा हमने बोला था। C7, C6, C5, C4 तक उसका लेवल है भाई, ऐसे। तो सिचुएशन एंड एक्सटेंट अंडरस्टैंड करके उसको टिक कर दो। फिर मैं 10 सेकंड देता हूँ यहाँ पे। ऑल राइट। डायमेंशन एंड वेट। ईच लूप मेजर्स अबाउट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये जो वर्टिकल लेंथ है ना, इसके लिए ऐसे ड्रॉ करने से ना अंडरस्टैंडिंग होता है, तो इसको आप काउंट कर सकते हो 5 सेंटीमीटर। और ये जो विड्थ है उसका, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। और जो थिकनेस है वो भी 2.5 है। तो इजी है याद रखने के लिए। 5 5 का 50% होता है 2.5, और फिर एक बार 2.5। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस। और इसका वेट है 25 ग्राम।
larger in female than in males, and increase in size during pregnancy and menstruation. जो इस्तमस है सेंटर वाला, दैट इज 1.2 सेंटीमीटर लेंथ। मतलब लेंथ ऐसे वर्टिकल लेंथ भी लेते हो आप और हॉरिजॉन्टल भी लेते हो, दैट इज 1.2 सेंटीमीटर ब्रीथ। 1.2 × 1.2। फिर 10 सेकंड लेते हैं और डायमेंशन एंड वेट सब रीडिंग आपने लिखा और उसको टिक कर दिया। ऑल राइट। अब कैप्सूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, एक बेसिक चीज हम याद रखेंगे कि किसी भी ग्लैंड के लिए कवरिंग होते ही है, दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। अभी तक हमने तीन देखे हैं, कैरोट हमने हमने पैरोटिड ग्लैंड देखा है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और अभी ये थायराइड ग्लैंड है। तो कैप्सूल्स जो होते हैं वो मेनली वहां का जो डीप फेशिया होता है उसका कवरिंग होता है। अगर ग्लैंड का अपना पार्ट हो, खुद ग्लैंड का पार्ट हो, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रू कैप्सूल। तो ट्रू कैप्सूल इज अ पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ग्लैंड। वो ग्लैंड के ही स्ट्रक्चर से बना हुआ है, इसके लिए ट्रू है। और उसके बाहर से जो एक आता है उसको उन्होंने फॉल्स कैप्सूल बोला है, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डीप फेशिया। वहां का जो डीप फेशिया है दैट इज प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। तो आपने सब हेडिंग लिखा होगा कैप्सूल, उसमें नंबर 1 ट्रू, नंबर 2 फॉल्स, बस इतना ही लिखो। ऑल राइट। तो यहां तक कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ऐसा है, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, लेकिन पूरा के पूरा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके आगे के जो रिलेशंस है ना वो डिफिकल्ट हो सकते हैं। अब देखो रिलेशंस में क्या करना है आपने, फर्स्ट लोब्स को लेना है, ठीक है। लोब को ऐसा कंसिडर करो और वहां पे देखो पॉइंट देखो, अपेक्स कहाँ है, अपवर्ड्स है, और बेस डाउनवर्ड है, तो लिखो अपेक्स बेस, सिंपल। और फिर 3 सरफेसेस, दैट इज लैटरल सरफेस, जो बाहर से आप प्रेस कर रहे हो जिसको, वो ग्लैंड का लैटरल सरफेस है। दोनों साइड से प्रेस करके देखो, आप दोनों साइड से जब प्रेस करते हो तो आप लैटरली हो, मतलब एनाटॉमिक के हिसाब से आप लैटरली हो। लोब को लैटरली, मतलब उसका जो बाहर का पार्ट है उसके सरफेस का, दैट इज लैटरल सरफेस। और जो अंदर का पार्ट है जो आप प्रेस कर रहे हो, तो वो जो पार्ट ट्रेकिया को टच कर रहा है अंदर से, देखो यहाँ पे प्रेस करके, जो पार्ट ट्रेकिया को टच कर रहा है अंदर से साइड से टच कर रहा है, हाँ, वो पार्ट है आपका मीडियल सरफेस। मतलब समझ लो कि ये हाथ है ऐसा, सपोज ये हाथ है ऐसा, ठीक है। तो ये जो सरफेस है बाहर का, दैट इज लैटरल सरफेस, उसको बाहर रखना, ठीक है। हाथ का जो बाहर का सरफेस है ना वो लैटरल सरफेस है, और जो अंदर का सरफेस है ना वो मीडियल सरफेस है। सपोज अब ये मान लो कि ये ट्रैकिया है ना, ये ट्रैकिया इससे बड़ा होता है, लेकिन सपोज ये सरफेस ऐसा टच कर रहा है इधर, तो ये मीडियल सरफेस है, ठीक है, अंदर का सरफेस। और जो बाहर का है वो दैट इज लैटरल सरफेस, मतलब उसके रिलेशन में, लैटरल सरफेस के रिलेशन में स्टर्नोमेस्टॉइड आ सकता है, स्टर्नो हायोइड, स्टर्नो थायराइड, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, स्टर्नोमेस्टॉइड, स्टर्नो हायोइड, स्टर्नो, मतलब वो जो मस्कुलर ट्रायंगल था ना वो आ सकता है यहाँ पे। आर यू विथ मी? यस और नो टाइप यस इन चैट बॉक्स। बहुत इंटरेस्टिंग है कि लैटरल सरफेस यहाँ पे कैसा फॉर्म हो रहा है बाहर का, और मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस के रिलेशन में ट्रैकिया आएगा। यस 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 सामी, यस प्रेरणा, थैंक यू थैंक यू। यस शिवाजी, थैंक यू। उस उसके उसके थ्रू क्या होता है ना, कम्युनिकेशन हो जाता है। यस थैंक यू। तो इस तरह से एक बार बेसिक आइडिया क्लियर कर लो कि भाई लैटरल सरफेस है वो बाहर से है इधर से, और एक मीडियल सरफेस।
क्योंकि अब क्या होने वाला है ना, वो क्या बोलेंगे आपको, पोस्टीरियर लैटरल सरफेस भी बोलेंगे। अब अगर मैं ग्लैंड को ऐसा खड़ा करता हूँ, ये लोब को, दिस इज अबाउट द लोब। तो यहाँ पे अपेक्स है, नीचे बेस है। अब देखो ये लैटरल है, ये मीडियल है। अब मैं इसको अगर पीछे लेके जाता हूँ और ऐसा करता हूँ, तो ये जो इधर का सरफेस हुआ ना, इट इज अ पोस्टीरियर लैटरल। ये समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। दिस इज पोस्टीरियर लैटरल। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझो। कोई चीज अगर ऐसे टर्न होती है, तो दैट बिकम्स द पोस्टीरियर लैटरल ना। आप देखो ये लैटरल है जैसे, और मैं पीछे जाके ऐसे घुमाता हूँ इसको, या फिर मैं डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ आपको। सपोज अब मैं ऐसा खड़ा हूँ, आप मुझे पीछे से देख रहे हो, और यहाँ पे ये इस्थमस है ग्लैंड का, मान लेते हैं। और ये लोब ऐसा पीछे आ रहा है। कट सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं। ऐसा अगर मैं ग्लैंड को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे आपका ट्रेकिया है वैसे, और ट्रेकिया के पीछे इसोफेगस, और इसोफेगस के पीछे वर्टिब्रा है। अब वो क्या बोलते हैं कि सीधा सीधा इधर बाहर से जो है वो लैटरल सरफेस है, और अंदर से जो है वो मीडियल सरफेस है। लेकिन जो पीछे जाके जो घूम रहा है ऐसे, तो दिस विल बी द पोस्टरो लैटरल सरफेस। इसको आपको समझना होगा, पोस्टेरो लैटरल सरफेस। अब इसोफेगस की भी बात मैंने की। यहाँ पे आप ट्रैकिया को प्रेस कर रहे हो सामने सामने, लेकिन ठीक ट्रैकिया के पीछे बैठा रहता है इसोफेगस। ट्रैकिया भी नीचे जा रहा है, और ट्रैकिया के पीछे है इसोफेगस। सुंदरता है कि दोनों भी C6 लेवल से ही नीचे आते हैं। ट्रैकिया का भी फर्स्ट रिंग का लेवल आप निकालोगे तो दैट इज एट द लेवल ऑफ C6, और इसोफेगस बिगिंस एट द लेवल ऑफ C6। ठीक सेक्शन में आप ऐसा कट करोगे, तो ट्रैकिया, ट्रैकिया के पीछे इसोफेगस, इसोफेगस के पीछे वर्टिबल कॉलम। तो थ्री सरफेसेस, अगर इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे बोल सकते हो। कैसे लैटरल सरफेस मैंने क्रिएट किया, मीडियल सरफेस क्रिएट किया, और फिर पीछे की तरफ पोस्टरो लैटरल सरफेस। लेकिन बॉर्डर्स टू ही बॉर्डर्स है उसमें, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। जो पीछे का बॉर्डर है उसको पोस्टीरियर बॉर्डर बोला। अगर आप इसको ऐसे घुमाते भी हो तो बॉर्डर एक ही, दो ही बॉर्डर बनते हैं, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे का। ये देखो, अब ये डायग्राम भी जैसे मैंने ड्रॉ किया था वैसा ही है। यहाँ पे वर्टिबल कॉलम है, इसोफेगस है, ट्रैकिया है, इस्थमस है, और ये ऐसे घूम के लोब साइड में आएगा इधर। ये इसका मीडियल सरफेस रहेगा, ये लैटरल सरफेस है, और ये पीछे पोस्टरो लैटरल सरफेस है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। सुंदर डायग्राम है। सेक्शन आपको दिखाया गया, बाहर से आप प्रेस करके देखो, तो आप वहां पे स्टर्नोमेस्टॉइड को प्रेस कर रहे हो, और स्टर्नोथायराइड जो कि सामने की मसल थी वहां पे, ओमोहाइड, और स्टर्नोहायोइड। ये जो मस्कुलर ट्रायंगल में आपने देखा था, छोटी छोटी मसल, रिबिन लाइक मसल थी, और वो ऐसा दिखता था वो। ये देखो, पूरा ऐसा वर्टिकल डायग्राम में, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नो थायराइड, ओमोहायोइड, और स्टर्नोमेस्टोइड। अभी जो ग्लैंड है ना, वो इसके नीचे छुपी हुई है।
यहाँ पे ये जो ग्लैंड है ना, अब वो मसल इसके इसके ऊपर है। ये समझ लो, देखो स्टर्नो थायराइड यहाँ तक आएगा, स्टर्नो हायोइड यहाँ तक जाएगा, थायरो हायोइड। देख लो अच्छी तरह से। ये देखो थायराइड कार्टिलेज है, एक मसल स्टर्नो थायराइड है, तो इट गोज टू द हाफ ऑफ थायराइड कार्टिलेज। और दूसरी मसल थायरो हायोइड है ऊपर। तो मुझे ना इस डायग्राम में लैटरल रिलेशन अच्छे से दिख रहे हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं, से टाइप यस इन चैट बॉक्स। लैटरल रिलेशन बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैं डायग्राम देख के लिख सकता हूँ। स्टर्नोमेस्टोइड ओमोहाइड स्टर्नो थायराइड और स्टर्नो हायोइड। टाइप यस इन चैट बॉक्स। क्योंकि कोशिश ये करनी है कि मेरे साथ में आपका कितना ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट होना चाहिए। ऑल राइट। और मीडियल रिलेशन में मुझे क्या दिख रहा है ग्लैंड के, ट्रेकिया एंड इसोफेगस। अगर आप मेरे साथ एग्री हो तो प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस यस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आप चलते रिलेशन के तरफ। तो देखो अभी इजी हो जाएगा आप, ठीक है। अब बाहर से प्रेस करके देखो तो लैटरल रिलेशंस और सुपरफिशियल सरफेस रिलेशंस आर स्टर्नो थायराइड स्टर्नो हायोइड सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोमेस्टोइड। अब बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है अच्छे से, हाँ। और फिर लैटरल रिलेशन के हेडिंग लिख के उसको आपको टिक करना है, राइट टिक, क्योंकि मेन क्वेश्चन है ये, 3+ कैटेगरी क्वेश्चन है। करो उसको टिक करो। ऑल राइट, अब आगे चलते हैं, हाँ। जानबूझ के हम बहुत धीरे धीरे से चल रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मीडियल रिलेशन की तरफ चलेंगे अभी। तो मीडियल सरफेस में टू ट्यूब्स, ट्रकिया एंड इसोफेगस, and two muscles, inferior constrictor of pharynx and cricothyroid of larynx, and two nerves, external laryngeal and recurrent laryngeal। अब इसके लिए लॉजिक क्या है, इसको देखिए आप ध्यान से। मीडियल रिलेशन में आप इसका अंदर का सरफेस इमेजिन करिए, जो देख रहे हो ये तो बाहर का है, तो लैटरल सरफेस है। अंदर का सरफेस आपको आपको लगता है क्या कि वो टच कर रहा है, ट्रैकिया को टच कर रहा है, मीडियल सरफेस। यस। लेकिन थोड़ा सा और कंसंट्रेट करिए कि देखो लोब ऊपर 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 तक जा रहा है, जहां पे ट्रैकिया नहीं है, ट्रैकिया के भी ऊपर जा रहा है, तो वहां पे थायराइड कार्टिलेज है। अब थायराइड कार्टिलेज लैरिंग्स का पार्ट है, तो वहां पे वो क्रिकोथायराइड नाम की, यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज भी है, तो क्रिकॉइड कार्टिलेज भी लैरिंग्स का पार्ट है।
ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि भाई आप नीचे से सेक्शन लेंगे तो ठीक है ट्रैक ही आएगा, लेकिन आप अगर ऊपर से सेक्शन लेंगे तो क्रिकॉइड कट होगा। अगर आप ऊपर से सेक्शन लेंगे तो थायराइड कार्टिलेज कट होगा। अगर ऐसा है तो फिर वो लैरिंग्स है। अब लैरिंग्स नाम की कोई एक चीज तो है ही नहीं, वो तो मतलब उसमें छोटे छोटे मसल्स है, बोन्स है। तो इसके लिए उसने बोला क्रिकोथायरॉयड ऑफ लैरिंग्स। वो क्रिकोथायरॉयड जो मसल है लैरिंग्स की वो वहां पे आएगी। ये समझा क्या आपको? यस। अभी देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, नीचे का एग्जांपल मैंने बताया था। यस, थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे मैंने बताया था कि भाई ट्रैकिया है, आपको ट्रैकिया सामने से दिख रहा है तो पीछे इसोफेगस को इमेजिन करो ना। आप करते थे यहाँ पे नीचे की तरफ, वैसे ही यहाँ पे जो आपको लैरिंग्स दिख रहा है, तो लैरिंग्स के पीछे फेरिंग्स है। ऐसा है। आपको ये मानना होगा कि यार ये लोब जो है ना इतना लंबा है कि ये ऊपर लैरिंग्स और फेरिंग्स से भी रिलेटेड है और नीचे ट्रैकिया इसोफेगस से भी रिलेटेड है। और जैसे ट्रैकिया के पोस्टीरियरली इसोफेगस होता है, वैसे ही लैरिंग्स के पोस्टीरियरली फेरिंग्स होता है। तो मैंने तो सिंपली याद रखा कि भाई मीडियल रिलेशन में वहां पे ट्रैकिया, इसोफेगस, द पार्ट ऑफ लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, बस। अब देखो, आपको और एक डायग्राम दिखाता हूं मैं। ये लैटरल व्यू का ब्यूटीफुल डायग्राम है। बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है। और लैटरली आप देख रहे हो, ऐसा मतलब ये पर्सन ऐसे इधर देख रहा है और आप उसको लैटरली देख रहे हो। तो मीडियल रिलेशन में यहाँ पे जैसे ट्रैकिया है उसके पीछे एसोफेगस भी है, बीच में रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है। लेकिन अपर पार्ट ऑफ लोब जो जाता है वहां पर देखो इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स है और यहाँ पे क्रिकोथायरॉइड ऑफ लैरिंग्स है। ये एंटीरियर लैरिंग्स का पार्ट दिख रहा है, पोस्टीरियरली फेरिंग्स का पार्ट दिख रहा है, दोनों भी मसल से बने हुए हैं। देख लो ध्यान से और फिर टाइप टाइप यस इन चैट बॉक्स। क्योंकि ये समझ समझ के हमको आगे जाना है अभी कि मीडियली कैसे लग रहा है सर यहाँ पे। नीचे तो समझ में आया ट्रैकिया एसोफेगस, लेकिन ऊपर का पार्ट, द वन मसल ऑफ लैरिंग्स एंड वन मसल ऑफ फेरिंग्स, ऐसे। चले आगे। यस। ये हो गया आपके लैटरल रिलेशन। फिर से एक बार उसको टिक कर दो प्लीज। फिर मीडियल रिलेशन, अभी सिर्फ हम लोब्स का ही देख रहे हैं। मीडियल रिलेशन को टिक टिक कर दो। टू ट्यूब्स, टू मसल्स। टू मसल्स मतलब वो वन इज ऑफ लैरिंग्स एंड वन इज ऑफ फेरिंग्स। आप बोलेंगे सर नर्व, तो दोनों ही नर्व के नाम में वहां पे लैरिंग्स हैं, एक्सटर्नल लैरेंजियल एंड रिकरेंट लैरेंजियल। अभी पोस्टरोलैटरल सरफेस आते मान लेते ग्लैंड और पीछे चली गई, वहां पे प्रेस करके देखो, स्टर्नोमेस्टोइड के भी आगे बहुत अंदर, अंदर की तरफ आप प्रेस करोगे तो अभी कॉमन कैरोटिड आर्टरी था ना वहां पे। और कॉमन कैरोटिड आर्टरी अगर है तो इट इज हैविंग अ शीथ, एंड विद द शीथ देयर इज अ इंटरनल जुगुलर वेन एंड वेगस नर्व। तो कैरोटिड शीथ एंड इंटरनल जुगुलर वेन वेगस नर्व कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ये देखो। ट्रांसवर्स सेक्शन में कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड शीथ, इंटरनल जुगुलर वेन वेगस नर्व। ये घूम के ग्लैंड जो पीछे आ रही है ना, इसका पोस्टेरोलैटरल सरफेस यहाँ पे है। यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर का पॉइंट है, उसके अंदर मीडियल सरफेस शुरू होता है। जैसे आपका हाथ है ना, तो आप जैसे बाहर से जाते हो, जो डार्क स्किन है आपका, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से जब आप अंदर आओगे तो फेयर स्किन शुरू हो जाएगा आपका। तो वो ऐसे ही है कि आप घूम के आ रहे हो, ये लैटरल सरफेस, लैटरल लैटरल लैटरल, फिर ये पोस्टेरो लैटरल,
पोस्टोलैटरल के रिलेशन में कॉमन कैरोटिड आर्टरी आती है, फिर ये पोस्टीरियर बॉर्डर क्रॉस करके आप अंदर आ गए और यहाँ पे मीडियल सरफेस है। अगर समझा हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। सर एक बार फिर एक्सप्लेन करो ना। सरफेसेस के बारे में ना, देखो ना सरफेस में, ये समझा कि आपको ये लैटरल सरफेस है बाहर से, समझा? यस सर। हाँ, अब जैसे ये इधर फोल्ड हो जाता है तो ये पोस्टोलैटरल बन जाता है। ये हाथ को मैंने बताया था कि ऐसा स्ट्रेट रखोगे तो ये लैटरल है, ये मीडियल है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा जाके अगर ऐसा फोल्ड होता है, मतलब इधर से जाके ऐसा ऐसा फोल्ड करते हो आप उसको, दिस इज पोस्टोलैटरल। तो वैसे ग्लैंड थोड़ा ऐसी फोल्ड हुई है, ऐसा करके ऐसा पीछे की तरफ लेके जाओ उसको। तो दिस इज अ पोस्टोलैटरल सर्फेस, पोस्टीरियर भी है और लैटरल भी है, और उसके रिलेशन में कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ रही है। अभी हाथ के जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि यहाँ से आप चले गए पीछे की तरफ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये बॉर्डर आपको लग गई पीछे की तरफ, दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर, जहाँ पे डार्क स्किन बाहर है और फेयर स्किन अंदर है, और ये आपका मीडियल सरफेस है। और लेकिन पोस्टीरियर बॉर्डर तो आएगा ना, एक हाथ का भी एक बॉर्डर आएगा। तो यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर आएगा जहाँ पे आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड है, और उसके अंदर शुरू होगा आपका मीडियल सरफेस। यहाँ तक, ये आगे तो आपका इस्थमस है, जो आगे का मिड लाइन पार्ट है दैट इज इस्थमस। लेकिन ये जो सरफेस है, ये आपका अंदर का मीडियल सरफेस है। फिर 30 सेकंड देता हूँ, अच्छे से देख लो, डायग्राम को अच्छे से देख लो, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि बच्चों को चांस देना चाहिए पूछने का। ऐसा नहीं है कि आप बस 1 घंटे तक बोलते रहो और हो गया लेक्चर आपका। ऐसा नहीं है, इट इज वन साइडेड लेक्चर। देखो अपने नजर से देखो, डिफिकल्ट रहे तो मुझे बताओ। आज मैं ऊपर बैठा हूँ तो क्ले नहीं है मेरे पास, अगर क्ले होता तो मैं आपको क्ले से भी निकाल के दिखा सकता था। चलो आगे चलते हैं। तो मीडियल सरफेस के रिलेशन अगर हो गए हो तो उसको टिक कर दो। पोस्टोलैटरल सरफेस, अब आएगा बॉर्डर्स। लोब की बात कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी हम पूरा लोब की ही बात कर रही है, जो साइड वाला लोब है। तो उसको देखो, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर के पास है एंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायरॉयड, और पोस्टीरियर बॉर्डर के पास है, इट सेपरेट्स द मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेस एंड रिलेशंस विद द इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी एंड posterior branch of superior thyroid artery, and there is anastomosis of superior and inferior thyroid artery. तो सिंपल फॉर्मूला क्या है कि जब बॉर्डर की हम बात करेंगे तो ग्लैंड की ही आर्टरीज उसके रिलेशन में आएगी, सिंपल। दूसरा कुछ भी नहीं है वहां पे, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का ब्लड सप्लाई जब आप लिखेंगे तो उसमें सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी आती है। तो ये डायग्राम का प्रैक्टिस करके आप उसको याद रखोगे, ये ब्यूटीफुल डायग्राम है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे और मान लेते हो कि ये एक साइड से आप उसको देख रहे हो, वन साइड, और एक साइड का लोब है, उसका ऊपर अपेक्स है, नीचे बेस है। तो जो आर्टरी ऊपर से आ रही है उसको तो आप बोलोगे सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ध्यान से देखो। और उसका बाइफर्केशन हो रहा है तो एंटीरियर बॉर्डर के लिए आप क्या बोलोगे, एंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। और पोस्टीरियर बॉर्डर के लिए आप क्या बोलोगे, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी, प्लस नीचे से आने वाली इंफीरियर थायराइड आर्टरी यहाँ पे पोस्टीरियरली, एंड देयर इज anastomosis between the branch, posterior branch of superior thyroid artery and ascending branch of inferior thyroid artery। तो पूरा आर्टरी का ही खेल है जो उसका ब्लड सप्लाई है। और आर्टरी भी कौन सी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी।
इसके लिए आपको डायग्राम को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये वन साइड दिखाया उसने, आधा कट करके दिखाया आपको, क्योंकि ये इसको अगर आप अपोजिट पार्ट जोड़ देंगे ना, तो फिर यहाँ पे इस्तेमस बन जाएगा। फिर 10 सेकंड देता हूँ। बॉर्डर को अच्छी तरह से समझो। लोब कैसे दिखेगा, मेरा एक साइड का लोब, उसके एंटीरियर बॉर्डर, उसकी पोस्टीरियर बॉर्डर, और कैसे सर वहां पे आर्टरी बता रहे हैं, सुपीरियरली सुपीरियर थर्ड आर्टरी बता रहे हैं, उसके दो ब्रांचेस बता रहे हैं। वो भी सिंपल है, एंटीरियरली एंटीरियर ब्रांच है, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर ब्रांच है, प्लस एनास्टोमोसिस ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी। इसको अच्छे से कर लो मन में, इसके लिए मैं 30 सेकंड देता हूँ बीच में। अगर ये समझ में आ गया होगा तो प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस, थैंक यू। बाकी लोग को भी समझ में आया ना सबको? चलते आगे। बॉर्डर को आपने टिक कर दिया। अपेक्स ऊपर है, उसको अपेक्स को ऊपर टच करो। इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड लैटरली, इट इज लिमिटेड सुपरफिशियली बाय द अटैचमेंट ऑफ स्टर्नोथायरॉइड। नीचे से एक फिंगर ऊपर लेके जाओ अपेक्स तक, और वहां पे फिंगर रखो, और वहां पे नाम लो स्टर्नोथायरॉइड। इसका इंसर्शन थायरॉइड कार्टिलेज के ऊपर है। प्लस अपेक्स के पास ही सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी है। अभी जो डायग्राम देखी थी ना आपने, अपेक्स के पास ही सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी भी है। ये देखो, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी रिलेटेड विद द अपेक्स। तो दो रिलेशन याद रखे आपने। इट इज लिमिटेड अप टू द इंसर्शन ऑफ टर्नोथायरॉइड मसल। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये देखो, स्टर्नोथायरॉइड यहां तक, ये ऑब्लिक लाइन बस, ठीक इसके पीछे छुपा हुआ है अभी। डीप डीप रिलेशन, इसके डीप है वो थायराइड का। अपेक्स यहां तक आया है, ऐसा बोलते हैं कि अप टू द इंसर्शन ऑफ टर्नो थायराइड। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो, जानबूझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मसल टूटी हुई है, वो टूटी हुई नहीं है, यहाँ पे दूसरी मसल है, थायरोहाइड। तो वो अपेक्स का लिमिट यहाँ तक ही है, और वो अंदर से है, अभी वो बाहर नहीं है, अंदर है। तो पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ आपका पेपर रहेगा कि उसमें आप ये रिलेशन बताओगे उसको। फर्स्ट आना ही आना है आपको। तो अपेक्स का रिलेशन क्लियर हुआ क्या? अपेक्स के रिलेशन के लिए दो डायग्राम मैंने यूज किए। एक ये, यहां तक अंदर से अपेक्स आएगा, मतलब ये डायग्राम देखो। अगर मुझे वो मसल ड्रॉ करनी है तो इसके बाहर से बाहर से बाहर से बाहर से ड्रॉ करते करते यहां तक मैं लाऊंगा, थायराइड कार्टिलेज तक, हाफ ऑफ थायराइड कार्टिलेज। यही वो थायराइड कार्टिलेज है जो इस डायग्राम में दिखता है ऊपर। ये थायराइड कार्टिलेज यहाँ पे छोटा दिखाया उसने। तो अपेक्स के पास है इंसर्शन ऑफ टर्नोथायरॉइड मसल। कोई टेंशन नहीं है, उसी के लोकेशन के जैसा नाम है, टर्नोथायरॉइड। अब इससे क्या इजी नाम हो सकता है? प्लस आर्टरी के बारे में, ऊपर जो दिखती है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी एंड बाइफर्केशन ऑफ इट। अपेक्स अपेक्स के पास ही बाइफर्केशन हो रहा है। बेस इजी है। बेस इज रिलेटेड विद द फोर्थ और फिफ्थ ट्रैकियल रिंग। सिंपल, फोर्थ और फिफ्थ ट्रैकियल रिंग। तो बहुत धीरे धीरे से ले रहा हूं। अपेक्स का सब हेडिंग लिखो, सिर्फ सब हेडिंग, और उसको टिक कर दो। अगर आप मेरे साथ हो, दो रिलेशन से उसके। नीचे बेस लिखो, और बेस को भी टिक कर दो अगर आपको विजुअलाइज हो रहा है। मुझे पता है कि आपको बेस विजुअलाइज हो रहा होगा नियर द फोर्थ और फिफ्थ। एक ही पर्सन में दो तो नहीं हो सकते। एक पर्सन में फोर्थ की लेवल तक हो सकता है, एक पर्सन में फिफ्थ की लेवल तक हो सकता है ट्रैकियल रिंग। चलते हैं आगे।
अब आते हैं इस्तमस के पास। बिल्कुल सेंटर में मिड लाइन में वहां पे हाथ रखो ट्रेकिया के ऊपर। और ये तो पहले से बोल के रखा है कि उसका लेवल है सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग। बाहर से आप जो उसको प्रेस कर रहे हो तो वो उसका एंटीरियर सरफेस है। यहाँ पे देखो, ये बाहर से जो आप प्रेस कर रहे हो तो वो उसका एंटीरियर सरफेस है। और जो अंदर है, जो आपको नहीं दिख रहा है, जो अंदर से है, जो ट्रेकिया को रिलेट कर रहा है, वो उसका पोस्टीरियर सरफेस है। तो पोस्टीरियर सरफेस, क्या मैं बोल सकता हूं कि इट इज रिलेटेड विद द सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग? हेलो, बोल सकता हूँ? यस और नो? यस। यस। और सामने की तरफ यही इस्तमस को विजुअलाइज करके रखो। और देखो उसके ऊपर मैं ये मसल को चढ़ा देता हूँ। और क्या मैं बोल सकता हूँ वहां पे स्टर्नो हायोइड और स्टर्नो थायराइड मसल है भाई, दोनों साइड की। सिंपल। यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो वो रिबिन जैसी मसल है ना, वो तो पहले लगेगी ना वो। तो सिंपल है। अब ऐसा है कि मैंने पहले ही बोला था कि पिरामिडल लोब उन्होंने नहीं दिखाना चाहिए था। अगर इसको, ये लाइन को हम जब बंद करते हैं ना, तभी हमको मिलेगा उसका सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर इस्तमस का। एच शेप है ना वो। तो वहां पे मुझे मिलेगा सुपीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर। ये पॉइंट समझा क्या आपको? से यस। यस। थैंक यू। तो क्योंकि पहले बॉर्डर को विजुलाइज करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल हिंट देता हूँ। सुपीरियर बॉर्डर के लिए ना सुपीरियर वर्ड याद रखो, और इंफीरियर बॉर्डर के लिए इंफीरियर वर्ड याद रखो। कैसे? तो सुपीरियर बॉर्डर के पास देर इज एनास्टोमोसिस ऑफ राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर थायराइड आर्टरी। अब ये जो ब्रांच यहाँ पे हमने छोड़ी थी, अधूरी अधूरी छोड़ी थी एनास्टोमोटिक ब्रांच, एक साइड की, ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी इधर आती है ऐसे, एंटीरियर ब्रांच। तो सेम हाफ उधर से भी रहेगा ना, दूसरा दूसरी उधर से भी आएगी ना आर्टरी। तो वो इस्तमस के सुपीरियर बॉर्डर के पास है यहाँ पे। देर इज एनास्टोमोसिस ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो मैंने बोला था सुपीरियर बॉर्डर के लिए सुपीरियर याद रखो, और इंफीरियर बॉर्डर के लिए इंफीरियर याद रखो। इंफीरियर बॉर्डर में मुझे क्या लिखना है? इंफीरियर थायराइड वेन। इंफीरियर थायराइड वेन इमर्जेस थ्रू द इंफीरियर बॉर्डर। इंफीरियर क्योंकि वेन को बाहर निकलना पड़ता है, आर्टरी को अंदर जाना पड़ता है। तो इंफीरियर बॉर्डर इंफीरियर थायराइड वेन, ये आपने याद रखा। एंटीरियर सरफेस, इट इज कवर्ड बाय राइट एंड लेफ्ट स्टर्नोथायराइड एंड स्टर्नोहाइड, बस उतना याद रखो। पोस्टीरियर सरफेस, इट इज रिलेटेड विद द सेकंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग। देन सुपीरियर बॉर्डर, एनास्टोमोसिस ऑफ राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर थायराइड आर्टरी। जिसको जिसको समझा वो टिक कर दो उसको। इंफीरियर बॉर्डर इंफीरियर थायराइड वेन लीव्स द ग्लैंड एट दिस बॉर्डर। तो ये रिलेशन का पार्ट था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन हमने उसको इजी कर दिया। अब ब्लड सप्लाई का पार्ट जो आएगा, उसमें तो वही है फिर से सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी। वेनस ड्रेनेज में भी सुपीरियर मिडिल एंड इंफीरियर थायराइड वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज, अपर डीप सर्वाइकल एंड लोअर डीप सर्वाइकल। नर्व सप्लाई, सर्वाइकल मीन्स नेक रीजन। अब नेक रीजन है तो नेक रीजन के लिए सर्वाइकल लिम्फ नोड बोलोगे आप। नर्व सप्लाई, मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन, सुपीरियर एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। अप्लाइड इंपॉर्टेंस, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड एज गोइटर। ये सबको पता है, फिजियोलॉजी में भी पता होता है कि ग्लैंड अगर एनलार्ज हो जाती है तो इट इज कॉल्ड एज गोइटर। रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड एज थायरॉयडेक्टोमी। दैट मे बी नेसेसरी इन द hyperthyroidism and hypothyroidism causes cretinism and myxedema in the body। तो ये भी फिजियोलॉजी में आपको अच्छे से एंडोक्राइन सिस्टम में शॉर्ट नोट हो जाती है, क्रिटिनिज्म myxedema। बिनाइन ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड को बिनाइन ट्यूमर भी हो सकते हैं। और कार्सिनोमा, जिसको हम मैलिग्नेंसी बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड।
बस इतना ही है। तो अगेन एक मेन क्वेश्चन हमने फिनिश किया, उसको अच्छे से पढ़ो, इसका रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, फिर रिवाइज करो। और जो मेन क्वेश्चंस है, जो एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स है ना, उसको आप क्या करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, डायग्राम की प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट मेरे जो 3+ कैटेगरी के क्वेश्चन है उसमें तो कम से कम करो। कर सकते हो ना? यस।